हेलो। अभी मेरी क्लास है सर, क्लास के बाद आता हूँ। करवा दीजिए सर। ठीक। सागर श्रीवास्तव। सागर, आवाज मिल रही है? सागर श्रीवास्तव, आर यू प्रेजेंट? हेलो सर। हाँ। रोल हाँ सर, नंबर आपकी जो आवाज़ है आ अपना रही है। नाम के, रोल नंबर अपना जो है हाँ नाम सर। के आगे पहले टाइप करो, उसके बाद ओके ज्वाइन सर। करो क्लास। ओके सर। ठीक। हेलो सर। हाँ हेलो। सर हम गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं है। सर पिछली क्लास में मैंने ईमेल आईडी दिया था, फिर भी अभी तक नहीं ऐड हुए। कौन नहीं है? सर हम हेलो। प्रिंसिपल हैं। 237। यस सर। मेल आईडी तुमने भेजी थी? यस सर। कब भेजी थी? सर इसके पहले वाले क्लास में। तुमने बताया क्यों नहीं? सर बोला था। सर आप बोले थे कि जिसका नहीं है वो सेंड कर दे ईमेल आईडी चैट बॉक्स में, तो मैंने सेंड किया था। ठीक है, क्लास के बाद चेक कर लेना एक बार और। सर मुझे भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि मैंने भी उस दिन ईमेल आईडी दी थी। मैं भी अब तक गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं हूँ। तुम लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हो जब तुम लोगों के मेल आईडी ऐड नहीं है? पर लिंक आया था ग्रुप सर पर, ग्रुप पे मिल जाता है। तो वहाँ से ज्वाइन किया था। तुम लोगों का कोई अलग ग्रुप है क्या? यस सर। वो सिर्फ यूआईटी के मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के कुछ बच्चों का है। उसमें कौन पोस्ट कर रहा है तुम लोगों का कोड? लिंक कौन पोस्ट किया है? हेलो। यस सर। सर यहीं के स्टूडेंट सर, क्लास के ही। कौन स्टूडेंट? सर रुकिए चेक करते हैं। सर नंबर सेव नहीं कर रखा हमने, तो सिर्फ नंबर यस आता सर। है कि फॉरवर्ड यस सर, किया हुआ सारे है। लोग का नंबर नहीं सेव है इसीलिए नहीं, बस नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अभी ऐड कर देंगे, क्लास के बाद चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना एक बार। ओके सर। प्राची शुक्ला। थैंक यू सर। प्राची शुक्ला। यस सर। रोल नंबर नाम के आगे ऐड करो, फिर ज्वाइन करो। ओके सर।
पिछली क्लास में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? इफिशियंसी वाला डेरिवेशन हमने डिराइव करवाया था, उसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर का यही आपका डिसएडवांटेज था, इधर डीसी आउटपुट and efficiency is low because AC supply delivers power only half of the time. ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके लाया गया हम लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर। In full wave rectification, when AC supply is applied at the input, during both positive and negative half cycle appears across the load in the same direction. It can achieved by using at least two diodes conducting alternatively. There are two circuits are commonly used as a full wave rectifier. First is center type full wave rectifier and second is full wave bridge rectifier. ठीक है, तो दो टाइप के सर्किट हम लोग यूज करते हैं। सेंटर फर्स्ट इज सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। पहला आप लोग देख सकते हैं इसकी सर्किट, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इन दिस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ए ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी वाइंडिंग टैप्ड एट द सेंटर पॉइंट and two diodes connected in the circuit. तो आप देख रहे हो इस पे D1 और D2 दो डायोड आपके कनेक्ट हैं और इसमें हम लोग एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके बीच से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, बीचों बीच सर्किट से हम लोग एक लोड कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वर्क कैसे करता है, इसका ऑपरेशंस देख सकते हो आप। पहले आप जो है हाफ ऑफ द सर्किट देखिए, यहाँ पे आपका D1 कनेक्ट है, आप ट्रांसफार्मर पर AC सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज हमारा अपीयर होगा Vm sin थीटा, बीच से टैपिंग है यहाँ पे आपकी, देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब 0 टू पॉजिटिव साइकिल आपका वोल्टेज अपीयर होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो ए और बी पॉइंट आप देख रहे हो, पहले आपका पॉजिटिव होगा ए पॉइंट, बी पॉइंट आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो D1 डायोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और D2 डायोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, तो D1 आपका फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, मतलब कि ऑन कंडीशन में होगा। ऑन कंडीशन मतलब कि आप ये इसके थ्रू आपकी करंट फ्लो होगी, करंट कंडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लोड के क्रॉस RL आप देख रहे हो, लोड में हमने दो पॉइंट आपको बताया है M और L। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है M to L। ठीक है, और D2 डायोड 0 टू पाई साइकिल आपका D2 डायोड ऑफ कंडीशन में होगा, दैट इज रिवर्स बायस्ड में होगा, इसलिए ऑफ कंडीशन में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो टर्मिनल है पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। तो आपकी ड्यूरिंग 0 टू पाई साइकिल D2 के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाई टू 2 पाई साइकिल जब आपका अपीयर होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पर, तो ए टर्मिनल आपका निगेटिव होगा, बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में आपका D1 जो डायोड होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा, दैट इज रिवर्स बायस्ड में होगा, और D2 जो होगा आपका ऑन कंडीशन में होगा, पाई टू 2 पाई साइकिल। ठीक है,
यस सर। तो D1 आपका ऑफ कंडीशन में होगा, लेकिन जो D2 के थ्रू जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, आप लोड पे देख रहे हो सर्किट में कि सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये आप जब आपका D1 ऑन था, M2L आपकी करंट फ्लो हो रही थी, जब आपका D2 ऑन है उसी डायरेक्शन में M2L आपकी D2 की वजह से भी करंट फ्लो हो रही है। तो जो हम करंट का वेवफॉर्म देखेंगे तो आप देखोगे कि सेम डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी ड्यूरिंग पॉजिटिव, ठीक है, M2L ओनली वन डायरेक्शन में। इसी तरह आपकी 2 पाई टू 3 पाई साइकिल आपका रेक्टिफाई होगा, इसी तरह फिर 3 पाई टू 4 पाई आपकी साइकिल रेक्टिफाई होगी। तो सबसे पॉजिटिव कंडीशन में जब होगा D1 तो वो ऑन कंडीशन में होगा, D2 जब पॉजिटिव कंडीशन में होगा, टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो D2 आपका ऑन कंडीशन में होगा। ठीक है, इस तरह आपकी जो एम्पियर वोल्टेज है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पर, वो रेक्टिफायर ये सर्किट जो है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, वो एक ही डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है। सेम एज ए वोल्टेज का भी वेव फॉर्म होगा, इसकी पीक वैल्यू आपकी Vm होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके ऑपरेशन को एक बार आप लोग बुक से भी तैयार कर लीजिएगा कैसे वर्क करता है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में, वो आपका 2 Vm होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्किट बनाई है, जब ये आपका निगेटिव साइकिल में D1 आपका निगेटिव होता है तो उसके क्रॉस केवल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, और जो RL के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो Vm, और जो आपका सेकेंडरी बाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हाफ ऑफ द साइकिल, हाफ सर्किट में, वो कितना होगा Vm। तो V सेकेंडरी वोल्टेज आपका Vm होगा, और लोड के क्रॉस आपका वोल्टेज डेवलप कनेक्ट हो रहा है Vm, ये आपके आपस दोनों में सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं दोनों वोल्टेज। इसलिए यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में, वो कितना होता है 2 Vm। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो सेंटर टाइप रेक्टिफायर सर्किट होगा उसमें अगर आपसे पूछा जाए इसका इस सर्किट में कितना पीक इनवर्स वोल्टेज होगा, वो आपका 2 Vm होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा मतलब दोनों साइकिल आपकी आउटपुट पे IPR होता है, जिससे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है इनपुट सिग्नल का। तो इसको रिप्लेस करके आपका ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लाया गया, क्योंकि आप जो इसमें ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, वो बहुत ही बल्की होता है और कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसमें जो टैपिंग की जाती है ब्रिज से, ठीक है, वो बहुत ही डिफिकल्टी से इसको टैप किया जाता है। जब इसको हम लोग टैप करते हैं तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर हमसे बीचों बीच नहीं कनेक्ट होता थे, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो ये पूरा इसकी डिफिकल्टी थी, इसलिए इसको रिप्लेस करके आपका लाया गया फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, ये आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। आप देख सकते हो इसमें 4 डायोड यूज करते हैं, इसमें 4 डायोड यूज करते हैं। डायोड आपका बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, 4-5 रुपए में एक डायोड आपका मिल जाता है, रियल डायोड, जबकि ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। ट्रांसफार्मर आपका एक्सपेंसिव होगा, बहुत कॉस्टली होगा। इसमें हम लोग ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के साथ साथ 4 डायोड यूज करते हैं, और इस 4 डायोड को हम लोग बैक टू बैक कनेक्ट कर लेते हैं। बैक टू बैक कनेक्ट करने से ये आपका एक ब्रिज फॉर्म कर लेता है, एक ब्रिज फॉर्म कर लेता है, और उसके क्रॉस हम लोग
एक लोड रजिस्टर कनेक्ट करते हैं RL, जिसके पास हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ भी पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल जो हमने इनपुट पे अप्लाई किया है, यहाँ भी आपकी एक ही डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है दोनों केस में। ठीक है, इसकी वर्किंग देख सकते हो, अलग अलग सर्किट बनाई है। जब आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पर Vm sin थीटा वोल्टेज एम्पियर होगा ड्यूरिंग 0 to पाई साइकिल, ए टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा, बी टर्मिनल आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट हमने बनाई है, जो दो डायोड के क्रॉस आप लोड रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो, अलग से सर्किट देख सकते हो। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो D1 और D3 आपका ऑन कंडीशन में होगा, दैट इज फॉरवर्ड कंडीशन में होगा डायोड D1 और D3 ड्यूरिंग 0 to पाई साइकिल। ओके, तो वेब फॉर्म में देख सकते हो कि 0 to पाई साइकिल में आपका D1 और D3 दो डायोड वर्क कर रहे हैं और आपकी करंट उसके थ्रू RL के थ्रू फ्लो हो रही है ड्यू टू D1 और D3, और जिसका पीक वैल्यू होगा आपका Im। सिमिलरली आपका जब G पाई टू 2 पाई साइकिल एम्पियर होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पर ट्रांसफार्मर के, तो बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ए टर्मिनल आपका निगेटिव होगा। इस कंडीशन में D2 और D4 आपका ऑन कंडीशन में होगा और सेम डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी M2L, जो आपका पॉजिटिव साइकिल की डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो रहती है, उसी डायरेक्शन में आपका निगेटिव साइकिल जब अपीयर होगा तो उसी डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी। तो D2 और D4 की वजह से आपकी करंट फ्लो होगी इन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी करंट। और सर इसमें जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। कौन सा पोटेंशियल? जो S1 पे जो पोटेंशियल जब आएगा, मतलब D1 पे S1 सर D1 जो मतलब इसमें जो पोटेंशियल आएगा वो D2 और D4 के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ना? हाँ, वो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हमें अभी रेक्टिफिकेशन समझना है कि आपका रेक्टिफाई कितना हो रहा है सिग्नल। ठीक है, तो ड्यूरिंग पाई टू 2 पाई साइकिल भी आपकी जो करंट फ्लो होगी वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। इस तरह आप देख सकते हो 3 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 5 पाई साइकिल, वो एक ही डायरेक्शन में आपकी रेक्टिफाई होगा सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह आपका यहाँ पे पूरा जो हमारा बल्कि हो रहा था पूरा रेक्टिफायर सर्किट, वो यहाँ पे आपका सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ब्रिज यूज करने से। ठीक है, अगर हम एक्सक्यूज मी सर, हाँ हेलो, तने त्यागी को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर इसकी इफिशियंसी की बात करोगे, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी की बात करेंगे तो इसको अगर आप लोग इफिशियंसी जस्ट इसका जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी निकाले थे उसका जस्ट डबल इफिशियंसी हमको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल दोनों रेक्टिफाई हो रही हैं। वहाँ पे क्या था, निगेटिव साइकिल आपकी सप्रेस्ड हो जा रही थी। जैसे आपने हाफ वेव का निकाला था इफिशियंसी, इसी तरह आप लोग इसका भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो सर फॉर्मूला जो था वो सेम रहेगा? फॉर्मूला कौन सा? DC पावर आउटपुट परसेंटेज अपॉन AC पावर इनपुट परसेंटेज। हाँ हाँ, जी सर। सेम फार्मूला नहीं आएगा, इसका अलग फार्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, निकाल के देखो। अब जो सेकेंडरी बाइंडिंग पे आपकी वोल्टेज एम्पियर हो रही है V = Vm sin थीटा। ठीक है,
अगर इसमें वोल्टेज एम्पियर हो रहा है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो कितनी फ्लो होगी, जो V डिवाइडेड बाई, अगर आप लोग जो डायोड यूज कर रहे हैं उनका चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस आप सपोज कर लो स्मॉल RF है, और जो रेजिस्टेंस आपने लोड के क्रॉस लगाया है आउटपुट मेजर करने के लिए वो आपका RL है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2RF प्लस RL। यहाँ पे 2RF क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ड्यूरिंग 0 to पाई साइकिल आपका इसमें 2 डायोड वर्क कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RF और RF है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनका दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कितना हो जाएगा, टोटल 2RF प्लस जो RL आपने कनेक्ट किया है। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आएगा Vm sin थीटा डिवाइडेड बाई 2RF प्लस RL। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो। तो जो मैक्सिमम करंट उस समय होगा, पीक करंट होगा, दैट इज Im, उसकी वैल्यू कितनी होगी, Vm डिवाइडेड बाई 2RF प्लस RL। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्मॉल I इक्वल्स टू Im साइन थीटा। ना लिख सकते हैं Im साइन थीटा। Im sin थीटा। तो ये भी आप देख रहे हो कि एक आपका ये पल्सेटिंग इक्वेशन है, जैसे आपका Vm साइन थीटा है, इसी तरह आपका करंट जो मिल रही है आपकी साइनसॉइडल करंट मिल रही है Im साइन थीटा। अब ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपके पास है, तो इसका DC आउटपुट पावर और AC इनपुट पावर कैलकुलेट करके इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो DC आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का IDC स्क्वायर इंटू RL। आउटपुट की केवल बात कर रही है, DC आउटपुट की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा वो केवल RL मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसकी DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे आपने हाफ वेव में कैलकुलेट किया था। तो इसका इक्वेशन आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। कोई भी छोटी सी एरिया आप d थीटा एरिया स्ट्रिप सपोज कर लो और उसको इंटीग्रेट कर लो ड्यूरिंग ओवर 1 साइकिल। तो 0 to 2 पाई साइकिल इंटीग्रेट करेंगे I d थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब इसको और भी एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको आप 0 to पाई साइकिल इतनी वैल्यू होगी करंट की Im साइन थीटा d थीटा, और पाई टू 2 पाई साइकिल जो करंट की होगी वो कितना होगा, माइनस Im साइन थीटा d थीटा। यहाँ पे इसके इक्वेशन में 0 पाई टू 2 पाई साइकिल में आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू है ना करंट की, तो इसको हम लोग किसके साथ लिखेंगे, माइनस Im साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करोगे, तो ये आपका वैल्यू आएगा 2Im बाई पाई। 2Im बाई पाई जो होगा ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू है। और हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी आई थी, हाफ वेव रेक्टिफायर Im अपॉन पाई आई थी, उसकी Im अपॉन पाई आई थी, यहाँ पे 2Im बाई पाई होगा। तो DC पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, PDC 2Im बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग PAC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC इनपुट पावर PAC, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी RMS वैल्यू आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लो। तो RMS स्क्वायर इंटू इनपुट पावर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो
आई आर एम एस स्क्वायर डिवाइड इंटू 2 RF प्लस RL। सर्किट का पूरा पूरा रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 RF प्लस RL। ठीक है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू कितनी होगी फुल वेव रेक्टिफायर का, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेंगे 0 to 2 पाई साइकिल आई स्क्वायर टी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसमें हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पूरे पे आप लोग अंडर रूट वैल्यू लगा लेना। तो सर ठीक इसका है? आंसर होगा Im/√2। फुल वेव का RMS वैल्यू जो होगा आपका होगा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा Im/√2। ठीक है, यस सर। और हाफ वेव में होता है Im/2। Im/2 होता है। तो ये ध्यान में रखना कि हाफ वेव का कितना होता है और फुल वेव का कितना होता है। तो यहाँ पे आप लोग AC इनपुट पावर कैलकुलेट कर लोगे। AC इनपुट पावर क्या हो जाएगा, Im/√2 का होल स्क्वायर इंटू 2 RF प्लस RL। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ, अगर आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, वो भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो यहाँ पे जो PAC और PDC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आप वहां पे देख रहे हो कि उस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आपका केवल ओनली वन डायोड वर्क करता है, 0 to पाई साइकिल, फिर पाई टू 2 पाई साइकिल। तो अगर वहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस आप सपोज कर लो RF है, तो वहाँ पे PAC की वैल्यू क्या होगी? जैसे ये हम लोग ने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का निकाल रहे हैं ना, तो आपका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे जो आपने इंटरनल डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने 2 RF ली है, वहाँ पे क्या लेंगे, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में ओनली RF, क्योंकि वहाँ पे आपका केवल एक डायोड वर्क करता है, एक साइकिल में केवल एक डायोड आपका वर्क करता है। और यहाँ पे एक साइकिल में आपका 2 डायोड एक साथ वर्क कर रहा है। केवल इतना सा फर्क है, जहाँ पे वहाँ पे सेंटर टाइप फुल रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग केवल RF लेंगे, और यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में 2 RF लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी निकल जाएगी, PAC और PDC। इसका रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी निकालेंगे PDC डिवाइडेड बाय PAC से, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.812 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 RF डिवाइडेड बाई RL, 2 RF डिवाइडेड बाई RL। ये आपका एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब ये एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस आप 0 कर दीजिए, सपोज कर लीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे जब यहाँ पे आप RF नेगलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म आपका नीचे वाला 2 RF प्लस डिवाइडेड बाई RL पूरा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू बचेगी आपकी 0.812 और 81.2%। कितना आएगा, 81.2%। तो आप देख रहे हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल एफिशिएंसी आ रही है
फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की। ठीक है, तो ये दोनों में ओके आपका सर। डिफरेंस होता है, इसलिए जनरली हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ही यूज करते हैं जिसकी एफिशिएंसी आपकी 81.2% होती है। ये इन दोनों का एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा आपको लैब में, इसमें आप इसकी एक्सपेरिमेंट से इसको आप क्लियर से समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो आप यहाँ पे अगर एनालिसिस करोगे, जो हमारा रेक्टिफायर आउटपुट है, अगर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो एक आपकी पीक वैल्यू है आप, और एक आपकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो एनालिसिस में हम देख सकते हैं द आउटपुट वेव ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर current flows in the load resistor in one direction, but it varies in magnitude and is pulsating in nature. इसका नेचर कैसा है? जो आपका आउटपुट मिल रहा है डीसी आउटपुट, वो पल्सेटिंग नेचर है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि दिस पल्सेटिंग आउटपुट कंटेन्स डीसी एज वेल एज एसी कंपोनेंट, DC as well as AC component। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो आउटपुट रेक्टिफायर का आउटपुट वाला वेवफॉर्म देख रहे हो। ठीक है, तो जो पल्सेटिंग नेचर होने की वजह से इसमें AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट दोनों लाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारी DC वैल्यू जो होती है, दैट इज एवरेज वैल्यू जो होती है, वो आपकी DC वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू से जो एबव वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं रिपल, अनवांटेड AC कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? रिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड AC कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट। तो रिपल से हम लोग इसका किसी भी रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। रिपल फैक्टर से ये डिसाइड करते हैं, रिपल फैक्टर निकालते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि रेक्टिफायर हमारा कितना इफेक्टिव है, ठीक है, कितना इफिशियंट है हमारा रेक्टिफायर, कितना % इफिशियंट है। अगर हमारा पूरी वैल्यू आपकी AC वैल्यू पूरी DC में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा? एज ए आइडियल रेक्टिफायर होगा, क्योंकि रियली ऐसा होता नहीं है, रियली में ऐसा होता नहीं है, कुछ न कुछ उसकी रिपल वैल्यू होती है हर रेक्टिफायर की। तो इट इज क्लियर दैट आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंटेन्स DC component and AC components. These undesirable AC component is called ripples. The output of rectifier comprises of AC as well as DC component. The percentage of AC component in the rectifier output is measured by ripple factor. Okay, ripple factor in the rectifier output, the ratio of RMS value of AC component or ripple to the DC component is known as ripple factor. ठीक है, तो RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट और वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, ये दोनों आपको वैल्यू मिल जाए तो इसका हम लोग रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं इनके रेशियो से, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं रिपल फैक्टर को। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा गामा इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। ठीक है,
तो इसके रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि करंट हम लोगों को पता है, इससे हम लोग रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी एसी कंपोनेंट में? आरएमएस वैल्यू जो होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपका, ये पता चल गया आउटपुट देख के कि इसमें आपका एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों लाइज कर रहे हैं। अगर कोई करंट है उसमें आपका रेक्टिफायर आउटपुट की करंट है, उसकी वैल्यू अगर आरएमएस वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, डीसी और एसी के उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे ऐड और कर रूट देंगे। स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे। यस तो सर। आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट आई डीसी स्क्वायर प्लस आई एसी स्क्वायर। ओके, यस सर। आई डीसी क्या है? डीसी कंपोनेंट। आई एसी क्या है? एसी कंपोनेंट ऑफ द लोड करेंट। और यहाँ से आई एसी अगर आप लोग निकालना चाहेंगे, आई एसी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ठीक है। यस सर। और रेक्टिफायर आउटपुट का जो करंट हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू और एसी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है। तो इसका अगर रिपल फैक्टर हम लोग निकालेंगे, रिपल फैक्टर एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट। तो करंट का हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो एसी कंपोनेंट जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी सी। ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर, आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो Yes, ये रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। आई एसी वैल्यू निकालने में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। आई एसी नो सर। ठीक है। इधर बगल में हमने निकाल रखा आई एसी की वैल्यू मैथमेटिकली। ठीक है। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं आई एसी इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2 पाई 0 to 2 पाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट करके अंडर रूट निकालेंगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी आई सी अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? नो सर। ठीक है। तो इसके रिपल फैक्टर का आपका यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, अंडर रूट आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अभी हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की दोनों वैल्यू कैलकुलेट की हैं। ठीक है। यहाँ पे जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर निकालोगे तो आप देख रहे हो आपका आ रहा है 1.21। और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर निकाल रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का, तो ये आ रहा है आपका 0.482। 0.482। जो हाफ वेव में आप देख रहे हो, जो आई ए सी डिवाइडेड बाई आई डी सी हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो एसी कंपोनेंट्स है वो एक्सीड्स कर रही है, इसलिए इसकी वैल्यू 1.21 आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो एसी कंपोनेंट है वो
इन कंपेरिजन टू डीसी कंपोनेंट वो आपकी डिक्रीज कर रही है। इस वजह से इसका जो रिपल फैक्टर है वो आ रहा है आपका 0.482। ठीक है, अगर यही आपका आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर होता, आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कि पूरा जो एसी कंपोनेंट है और डीसी कंपोनेंट है दोनों सेम वैल्यू होती, तो इसका रिपल फैक्टर कितना आता? सर दोनों को ऐड कर देते। इसका दोनों का रिपल फैक्टर जो आता वो आपका 0 होता। 0 मीन्स कि पूरा आपका एसी कंपोनेंट, इनपुट एसी कंपोनेंट वो कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट डीसी कंपोनेंट में। ठीक है, तो कोई भी आइडियल रेक्टिफायर होगा उसका जो रिपल फैक्टर होगा वो कितना होगा? 0। 0। ठीक है, तो इस रिपल फैक्टर से हम लोग किसी भी रेक्टिफायर का इफेक्टिवनेस को डिसाइड करते हैं, कितना इफेक्टिव है, कितना परसेंट इफेक्टिव है, इसके रिपल फैक्टर से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। मतलब कि द रिपल फैक्टर शुड आइडियली बी 0, दैट इज आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर शुड बी प्योर डीसी। ये दो लोग रोल नंबर नहीं ऐड कर रहे हो भाई, क्यों? अनुष्का अवस्थी, आर यू प्रेजेंट? यस सर। अनुष्का अवस्थी, सागर श्रीवास्तव, सर अभी मेरा नेटवर्क वीक है तो फिर मैं बाद में कर लूँगा। अनुष्का, ठीक है, इससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का, सॉल्व करो इसको। ए हाफ वेव रेक्टिफायर having a load resistance of 1000 ohm, rectifier and alternating voltage of 325 volt peak value, and the diode has a forward resistance of 100 ohm. Calculate first peak, average and RMS value of current, second DC output power, third AC input power, and fourth efficiency of rectifier। सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं, आप गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछा था पीक वैल्यू ऑफ करंट। हाफ वेव में आपने पीक वैल्यू निकाली है IM करंट की, इसकी वैल्यू कितनी है? PM डिवाइडेड बाई RF प्लस RL। PM आपको कितना दिया गया है?
325 वोल्ट, RL है आपका 1000 ओम, RF है आपका 100 ओम। इसको रख के कैलकुलेट करो तो ये आएगा आपका 0.295 एम्पियर पीक वैल्यू, 0.295 एम्पियर। इसी तरह एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे IDC, हाफ वेव का एवरेज वैल्यू कितना होता है करंट का, IM/पाई। तो IM की वैल्यू आपकी निकल गई है 0.295 एम्पियर डिवाइडेड बाई पाई। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 94.046 मिली एम्पियर, 94.406 मिली एम्पियर। ये सब कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना है, पाई वगैरह की वैल्यू सब रख के कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। RMS वैल्यू निकल जाएगी आपकी, हाफ वेव का RMS वैल्यू कितना होता है IM/2। IM/2। तो IM आपका निकला है 0. यहाँ पे मिली एम्पियर में रख दीजिए सीधे 295.45 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, ये आपको मिलेगा 147.72 मिली एम्पियर। DC आउटपुट पावर निकल जाएगा आपका TDC से IDC स्क्वायर इंटू RL। तो सर IDC की जगह पे हम लोग मतलब I स्क्वायर DC की जगह पे रख देंगे IM/पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। नहीं, ऊपर तो कैलकुलेट किए हो ना IDC की वैल्यू, इतना लेंदी करने की क्या जरूरत है। IDC स्क्वायर इंटू RL कर लो सीधे सीधे। यस सर। ठीक है, TDC आपका आ जाएगा 8.845 वाट, 8.845 वाट। ठीक है, इसी तरह AC इनपुट पावर निकल जाएगा आपका PAC IRMS स्क्वायर इंटू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा RF प्लस RL, इट इज 1100 ओम। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे RMS वैल्यू होल RMS के होल वैल्यू के साथ, होल स्क्वायर वैल्यू के साथ, ये आएगा आपका 24 वाट, 24 वाट। और इसकी एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लो, TDC डिवाइडेड बाय PAC, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा आपका 36.85%, 36.85%। आइडियली कितना आता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आती है सर 0.8। आइडियल में तो सिर्फ 0.81। आइडियल में 0 इफिशिएंसी बात हो रही है, रिपल फैक्टर की बात नहीं हो रही। इफिशिएंसी 40 पॉइंट कुछ निकाले थे ना आप लोग, मैक्सिमम इफिशिएंसी आप का। यस सर, वो आइडियल सुन लिया गलती से। 40.12% आता है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ये नोट कर लो। फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर सर्किट दी गई है यहाँ पे।
फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर। नोट कर लो, a full wave center type rectifier uses two diodes, each having a forward resistance of 25 ohm. The RMS value of secondary voltage fed between center type to each end of secondary voltage is 48 volt. ठीक है, दोनों एंड पर जो आपका डिवाइड हो रही है वोल्टेज वो कितनी है, 48 वोल्ट। एंड लोड रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। फाइंड डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट पावर, एसी इनपुट पावर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर में ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पे जो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो RF प्लस RL होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वोल्टेज की, VM। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे दिया गया है RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज फेड बिटवीन सेंटर टाइप टू ईच ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इज 48 वोल्ट। मतलब कि ये VRMS वैल्यू दी गई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना है, 48 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका VM कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, सर √2 VRMS। ये हो जाएगा आपका VM मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 67.88 वोल्ट, 67.88 वोल्ट। ये दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इनपुट रेजिस्टेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। VM कितना होगा यहाँ पे, अगर VM दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर VRMS वैल्यू दी गई है तो उसको VM निकाल लेंगे उस वैल्यू से। ठीक है, और जितनी भी फाइंडिंग करनी है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, यस सर। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे 199 एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है, 200, 201, हाँ प्रेजेंट 201 एब्सेंट, 204 एब्सेंट। 4 है नहीं, क्या है क्लास में 4 नहीं है ना, 5, 6, 7, 208 एब्सेंट, 208 अनुष्का अवस्थी प्रेजेंट। आर यू प्रेजेंट? 6, 7, 208, ठीक है, 9, 10, 11, 12 एब्सेंट, 13 एब्सेंट, 14 एब्सेंट, 15 एब्सेंट, 16 एब्सेंट, 17, 18, 19, 20, 19 present. 19 present. हाँ प्रेजेंट 20, 21, 22, 23, 24, 25 एब्सेंट, 25 Sir, absent। 24 present. जो एब्सेंट है मैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है, 25 एब्सेंट,
36, 36 absent, 36 है नहीं क्लास में। 9, Sir, 19 present. 38 absent है, 38, 39 absent, 40, 41, 42, 43 absent। सर 43 प्रेजेंट। क्या नाम है? सागर। यस यस absent। नाम के आगे रोल नंबर ऐड कर लो। यस सर। 44, 45, 46, 47, 48, 59, 50, 51, 52, 53 absent, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 absent, 60 absent, 61, 62। सर 57 प्रेजेंट। क्या रोल नंबर? 57 प्रेजेंट सर। हाँ प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट कर लो मीटिंग सभी लोग।
मैम नहीं है। गरिमा ले चली गई यार, काम था, काम अटेंडेंस